प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने महत्वपूर्ण ज्योतिषीय कार्यक्रम के साथ कुंडली विश्लेषण के इस विषय में। आज आपसे चर्चा करेंगे जन्म कुंडली के लाभ भाव के स्वामी, बहुत ध्यान से समझिएगा, जन्म कुंडली के लाभ भाव के स्वामी से अगर चंद्रमा या लाभ भाव दोनों केंद्र में हो या त्रिकोण में हो तो इस अवस्था को जातक की कुंडली में बहुत ही मजबूत पक्ष का निर्धारण करता बना दिया जाता है। लाभ भाव के स्वामी लग्न में हैं, उनसे केंद्र में चंद्रमा है, लाभ भाव के स्वामी और लाभ भाव पर गुरु की दृष्टि है। अगर आपकी कुंडली में ऐसी कोई भी स्थिति का निर्माण हो रहा है तो ये बात समझ लीजिए कि कुंडली आपके पक्ष में काम करने वाली है और व्यक्ति की महत्वाकांक्षा की पूर्ति 100% कराने वाली भी होती है। अगर लाभेश जन्म कुंडली के केंद्र में अर्थात लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम में बैठे हैं तो व्यक्ति उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त करता है। अपने जीवन में बहुत सारा काम करने वाला होता है और सिर्फ अपना ही काम नहीं करता है वरन अपने रिश्तेदारों का, इष्ट मित्रों का भी काम करने वाला होता है। तकनीकी समझ, बेहतरीन निर्णय, मजबूत इच्छा शक्ति, ये सारी चीजें जन्म कुंडली में मिल जाती हैं। लग्न से केंद्र में अगर चंद्रमा हो, मतलब लग्न से केंद्र का अर्थ होगा कि या तो लग्न में बैठे हों या चतुर्थ या सप्तम या दशम भाव में, और उन पर अगर गुरु की दृष्टि हो तब तो ये और भी ज्यादा उत्तम बात हो जाती है। या दूसरा कि या तो फिर लाभेश और लाभ भाव दोनों ही गुरु से दृष्ट हों, तो ये जो स्थिति होगी वो व्यक्ति को ये इस बात का इशारा कर देती है कि हाँ, उसके समस्त इच्छा और आकांक्षाओं की पूर्ति ये ग्रह मिल करके करने वाले हैं। जैसे लग्नेश होकर के लग्न में बैठा ग्रह व्यक्ति के समस्त इच्छाओं की पूर्ति करवाने में सहयोगी होता है, वैसे ही अगर लाभ भाव के स्वामी लग्न में बैठते हों तो ये बात होती है। इसके साथ एक सिद्धांत और भी काम करेगा। जन्म कुंडली के धन भाव के स्वामी, जन्म कुंडली के धन भाव के स्वामी का संबंध अगर गुरु से होता हो तो ये व्यक्ति को उसका धन उसके पास चल करके आता है, उसकी सफलता उसके पास स्वतः चली आती है, सफलता खींची चली आती है। लेकिन अगर धन भाव के स्वामी से गुरु का संबंध न बनता हो तो कई बार बना बनाया काम बिगड़ते देर नहीं लगती। इस अवस्था के कारण कई बार व्यक्ति का जो कारोबार है, जो उसका व्यापार है, जो उसकी नौकरी है, वो दिलचस्पी पैदा नहीं करती है, या ये कह सकते हैं कि उसको कई बार उससे समस्याओं से दो चार होना भी पड़ता है, ये बात बनती है। कुल मिलाकर के धन भाव के स्वामी या धन भाव अगर गुरु से आच्छादित होते हैं तो जातक को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जबकि अगर जन्म कुंडली के धन भाव में सूर्य या राहु या शनि या मंगल जैसे ग्रह, ये 4 ग्रह जन्म कुंडली के धन भाव में सूर्य हो या राहु हो या मंगल हो या शनि हो तो व्यक्ति को मेहनत कराकर धन देने वाले स्थिति में ले जाते हैं। सूर्य अगर धन भाव में बैठेंगे तो व्यक्ति को धन की चिंता निश्चित रूप से दे देते हैं, और अगर जन्म कुंडली के धन भाव पे राहु की दृष्टि हो या राहु बैठे हो तो व्यक्ति का कोई भी काम रुकेगा नहीं, उसको उसके एक इशारे पर लाखों संपत्ति आ जाती है, लाखों लोग देने वाले आ जाते हैं। मतलब उसकी समाज में विश्वसनीयता बड़े ही ऊंचे लेवल की होती है। ये 2-3 सूत्र हैं जो हमें धन भाव और लाभ भाव को लेकर के मैंने आपके दिमाग में डालने की कोशिश की है। अब आइए यहाँ से मूल कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इनकी कुंडली के पंचांग से आपका परिचय करा देता हूँ। जन्म हुआ है जातक का माघ और पौष माह में। विचार करिए, जो जातक माघ और पौष माह में जन्मा होता है वो विषम से विषम परिस्थितियों को झटके में खत्म कर देने वाला होता है, और सिर्फ अपनी ही वक्त पड़ने पर अपनी ही मदद वो नहीं करता, अपितु बहुत सारे लोग उससे मदद लेते हैं, और कई बार तो यहाँ तक कि व्यक्ति अपना काम छोड़ करके किसी दूसरे के लिए उपस्थित होते हुए देखा जाता है। शिशिर ऋतु पे शनिदेव का प्रभाव होता है। इस अवस्था में व्यक्ति के काम थोड़े रुकते हैं और थोड़े विलंब का सामना भी उसे करना पड़ता है। असंतोषीपन की प्रवृत्ति भी कई बार व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलती है स्वभाव में। शुक्रवार को जन्म हुआ है। लाभ भाव के स्वामी इस कुंडली के शुक्र होते हैं, वही वारेश्वरी होते हैं और जन्म कुंडली के लग्न में बैठ करके कम से कम 10,000 दोषों का समन कर रहे हैं।
अगर जन्म कुंडली के लग्न में शुक्रदेव विराजमान हो, लाभेश होकर के विराजमान हो, गुरु से दृष्ट होते हो, वार के अधिपति अगर लग्न से और जन्म कुंडली में, वैसे धनु लग्न की कुंडली के लिए शुक्रदेव परम पापी ग्रह हो जाते हैं। पापी ग्रह में धनु लग्न की कुंडली में शुक्र, बुध और शनि, जिसमें शनि जो होते हैं वो सामान्यतया सामान्य ग्रह माने जाते हैं या होते हैं, लेकिन बुध जन्म कुंडली के सप्तमेश होकर के बाधकेश हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बाधक बनेंगे नहीं। वार के स्वामी शुक्र हैं जो जन्म कुंडली के लग्न में बैठे हैं, गुरु से दृष्ट होने से वारेस बलवान हो जाएंगे, बलवान होंगे, इस वजह से जातक की महत्वाकांक्षा की वृद्धि करेंगे। कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि के चंद्रमा शुभग्रह होते हैं। इस अवस्था का चंद्रमा जातक को नौकरी करने वाला या नौकरी के बाद, रिटायरमेंट के बाद भी व्यवसाय करने की नियत बुद्धि रखने वाला, या कई बार नौकरी छोड़ने के बाद भी व्यक्ति अपना कुछ जरूर करना चाहता है, ऐसी बुद्धि होती है। हस्त नक्षत्र पे भगवान सूर्य का प्रभाव होता है। ओम अदितये नमः इस मंत्र का जप व्यक्ति को करना चाहिए, और साथ ही साथ श्वेत आक, या फिर श्वेत आक ही सबसे बढ़िया, श्वेत आक के पौधे की जड़ अपने गले में धारण करना चाहिए। सूर्य की उपासना करनी चाहिए। लाल चंदन की माला, 3 मुखी रुद्राक्ष, लाल चंदन भगवान सूर्य को अर्पित करें। घी का दीपक दिखाएं, पीले पुष्प की माला भी उन्हें अर्पित कर सकते हैं। कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि हस्त नक्षत्र, सुकर्मा योग, वैश्यवर्ण और देवगण है। वैश्यवर्ण और देवगण के कारण व्यक्ति में राजसिक प्रभावों का समावेश होते देखा जाता है। देवगण के कारण व्यक्ति में शुद्धता, सात्विकता और सुचिता का पालन करने का धर्म बल होता है। वो धर्म की अच्छी जानकारी और समझ भी रखता है। ये सारी बातें कुंडली में दिखाई दे रही हैं। अब मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ और कुंडली के विशेष पक्षों पे आपका ध्यान लेके आऊँगा, जिसमें बात करेंगे कौन से ग्रह कितने अंश पे बैठे हैं और उनकी दृष्टि कितनी काम कर रही है। अब बात करते हैं धनु लग्न की कुंडली में नवम भाव के स्वामी और भाग्य के अधिपति होते हैं सूर्य नारायण, जो आपकी कुंडली में बैठे हैं धन भाव में। सामान्य बात है कि अगर जन्म कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी 12वें भाव में बैठे हों या दूसरे भाव में बैठे हों तो ये निसंदेह थोड़ी बहुत भाग्य की चिंता देते हैं। और एक नैसर्गिक रूप से द्वितीय भाव में सूर्य के बैठने का फल ये भी होगा कि वो आपकी कुंडली में धन की चिंता थोड़ी देंगे, खास करके तब और भी ज्यादा जब उन पे सूर्य का असर हो तो व्यक्ति कई बार नैतिक अनैतिक कृत्यों में भी लपेटे हुए देखा जाता है। कुछ बार जीवन में ऐसी घटनाएं उसके होती हैं जो वो नहीं करता है, फिर भी उसे उसकी सजा मिलती है, उसका दंड उसे भोगना पड़ता है। और सामान्यतः कई बार पिता से मतभेद, पिता का स्वास्थ्य उत्तम पक्ष में तो नहीं जाता, थोड़े बहुत कमजोर पक्ष में ही जाता है। धन कमाने में जितनी जुगत लगानी पड़ती है वो इसी सूर्य के ऊपर राहु की दृष्टि के कारण करनी पड़ती है। सूर्य जन्म कुंडली में 9 अंश पे बैठे हैं, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है। अपने नक्षत्र में बैठा ग्रह बलवान होगा और डिग्री के हिसाब से उसकी दृष्टि जन्म कुंडली के अष्टम भाव पे जाएगी, जहां पे पहले से ही केतु का प्रभाव है। सामान्यतः जन्म कुंडली के अष्टम भाव पे सूर्य और केतु जैसे ग्रह की दृष्टि है, अष्टम भाव से केंद्र में गुरु, अष्टम भाव से तृतीय मंगल और अष्टम भाव पे सूर्य और राहु का प्रभाव जातक के चिंताओं की वृद्धि करने वाला और कई बार नैतिक क्षेत्रों में उन्नति करने वाला बना देते हैं। अष्टम भाव रहस्यों का होता है, धर्मशास्त्रों के अध्ययन का होता है, डीप स्ट्रैटेजी का होता है, डीप नॉलेज का होता है ना। तो ये सारी बातें राहु और सूर्य के कारण होंगी, पर यहाँ पे कुछ स्वास्थ्य से संबंधित समस्या भी देंगे। डिग्री का बल उनकी दृष्टि को बल देगा और जातक को अष्टम भाव से भी सूर्य का, जब सूर्य की महादशा चलेगी या अंतरदशा चलेगी तो सूर्य अष्टम भाव को प्रभावित करते हुए राहु के प्रभाव में आते हुए परिणाम करेंगे। चंद्रमा जन्म कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी होकर 6 नंबर की राशि में बैठे हैं और धनु लग्न की कुंडली के लिए वो अष्टमेश होकर के जब दशम स्थान में बैठेंगे तो व्यक्ति को मेहनत करवाएंगे, और वो शुक्र के साथ या शुक्र से केंद्र में बैठे हैं। जन्म कुंडली के अष्टम और पंचम भाव के स्वामी एक साथ दशम स्थान में बैठेंगे तो व्यक्ति को नौकरी करने वाला भी बनाएंगे। इसमें जरा भी संदेह नहीं है कि चंद्रमा यहाँ 21 अंश पे बैठे हैं, अपने नक्षत्र में बैठे होने के कारण चंद्रमा का बल बलवान होगा। शुक्र से केंद्र में होने के कारण यहाँ भी गजकेसरी योग जैसे राजयोगों का निर्माण होगा। मंगल के साथ बैठने के कारण जन्म कुंडली में चंद्र मंगल योग घटित होगा, जो कभी कभी जातक के जीवन में विषम परिस्थितियों का निर्माण करने वाला भी होगा। लेकिन दशम स्थान में चंद्रमा और मंगल का बैठना, लेकिन उस भाव से 6वें घर में गुरु का जाना कई बार जीवन में विषम परिस्थितियों का निर्माण करे, नौकरी में मतभेद दे या धन कमाने के लिए व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ती है, ऐसी स्थितियां होती है। लेकिन कुल दीपक योग यहाँ बनेगा
जो कि सामान्यतः जैसा परिणाम करता है कि व्यक्ति कुल का राजा होता है, कुल का दीपक होता है, कुल को आगे ले जाने वाला होता है। इतना ही नहीं, पिता के भाग्यों की उन्नति करने वाला भी होता है। तो ये सारी बातें यहाँ मिल जाएंगी। चंद्रमा 21 अंश पे बैठे हैं, उनकी डिग्री का बल उनकी दृष्टि को बल देगा और व्यक्ति के मानसिक सुखों में वृद्धि भी प्राप्त करेगा। चतुर्थ स्थान पे चंद्रमा के साथ साथ केतु का प्रभाव है। इस वजह से व्यक्ति को वो बीमारी भी कई बार होगी जो उसकी माता को होता आया है, या कई बार माता में थोड़ी बहुत रुग्णता भी देखने को मिलती है। लंबी बीमारी भी कई बार माता को इसी चंद्रमा और केतु के कारण होगी। मतलब सुख है। अष्टमेश जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव को देखेंगे तो व्यक्ति के जीवन में वहां से भी चिंताएं दे देते हैं जहां कभी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मंगल इस कुंडली के लिए बहुत अच्छे भाव के स्वामी होते हैं, अर्थात पंचमेश होकर के दशम भाव में बैठे हैं। शुक्र और बुध से केंद्र में, राहु से दृष्ट होने के कारण पढ़ाई में कभी कभी मतभेद और एक तरीके की संतति ऐसा देते हैं। और जन्म कुंडली के पंचम भाव के स्वामी का दशम स्थान में बैठना 4 अंश पे, उनकी डिग्री का बल कमजोर है, इस वजह से दृष्टि का बल भी कमजोर होगा। सामान्यतः मंगल यहाँ केंद्र में 4 अंश पे बैठे हैं तो परिणाम उनका मिलता रहेगा, पर डिग्री का बल थोड़ा कमजोर होने से थोड़ी बहुत निगेटिविटी भी होगी। हालांकि यहाँ पे वो अकेले नहीं बैठे हैं, इस कारण से वो शुद्ध परिणाम देने में सफल होंगे। बुधदेव जन्म कुंडली में 19 अंश पे बैठे हैं। मंगल यहाँ उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठे थे। मित्र के नक्षत्र में होने के कारण, और मित्र का जो नक्षत्र है, जैसे मंगल उत्तरा फाल्गुनी में बैठे हैं और वो सूर्य स्वग्रही हैं। उत्तरा फाल्गुनी सूर्य का नक्षत्र, सूर्य जन्म कुंडली में अपने ही नक्षत्र में बैठे हैं। इस कारण से यहाँ पे मंगल और सूर्य एक दूसरे से नवम पंचम होने के कारण मंगल जिस नक्षत्र में बैठे उस नक्षत्र का स्वामी अपने ही नक्षत्र में बैठ करके मंगल और सूर्य दोनों को बलवान बना रहे हैं। तो यहाँ पे सूर्य के कारण मंगल को भी बल मिलेगा, क्योंकि मंगल जिस नक्षत्र में बैठे उस नक्षत्र का स्वामी अपने नक्षत्र में बैठा है, सामान्य बात है। उसके बाद अगर मैं मंगल के बाद बुध की बात करता हूं तो 19 अंश पे बैठे हैं पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में, और शुक्र वहीं अपने ही नक्षत्र में बैठे हैं। इसका अर्थ होगा कि ये भी दोनों ग्रह जिस नक्षत्र में बुध बैठे हैं वहां का स्वामी नक्षत्र का शुक्र अपने ही नक्षत्र में बैठा है। मंगल से दृष्ट होने के कारण कभी कभी स्किन डिजीज या हार्मोनल डिसबैलेंस, आंखों की समस्या परेशान करने वाली होती है, लेकिन व्यक्ति का व्यक्तित्व तो बहुत ही गंभीर, चिंतन करने वाला और अनुभवी होता है। बुधदेव जन्म कुंडली में दाम्पत्य को नर्चर करेंगे, दिनचर्या अच्छी रखेंगे, पड़ोसियों से कोई नुकसान नहीं होगा, और सामान्यतः यहाँ पे व्यक्ति को कोर्ट केस कचहरी के मामले में नहीं जाना पड़ता है, ये भी बात है। मित्रों से लाभ व्यक्ति को होता है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है कि व्यक्ति को मामा मामी आदि जितने भी रिश्तेदार होते हैं माता के साइड के, उन लोगों का भी सुख व्यक्ति को मिलता रहेगा। देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली में 23 अंश पे बैठे हैं। धनु लग्न की कुंडली के लिए वो लग्नेश होते हैं और आत्मकारक होते हैं। जन्म कुंडली के पंचम भाव में अकेले बैठे हैं, जहां उनके ठीक आगे राहु बैठ करके उनके प्रभावों को कमजोर कर रहे हैं और उन पर शनि की दृष्टि नीच की पड़ रही है, जिस कारण से कई बार गुरु का प्रभाव यहाँ कमजोर होगा, क्षुब्ध होगा, जिसके कारण कई बार यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, संतान, दाम्पत्य, प्रेम, रिकॉग्निशन आदि में दिक्कत होगी। परिणामों में कई बार विलंब का योग भी बन जाएगा, क्योंकि जन्म कुंडली के पंचम भाव को शुद्ध और संतान का कहा गया है, प्रेम का कहा गया है, यश और प्रतिष्ठा का कहा गया है, रिकॉग्निशन का कहा गया है। तो जब कभी भी वहां पे शनि और गुरु जैसे दीर्घकाय मंगल की भी दृष्टि आ जाएगी, भाव का स्वामी उन्हें देख रहा तो भाव को बलवान देगा, परिणाम मिलेगा, लेकिन विलंब भी हो सकता है, क्योंकि शनि और गुरु विलंब के कारक हैं, देर से देने वाले। शनि विलंब के कारक हैं और गुरु दीर्घकाय ग्रह होने के कारण देर से परिणाम देते हैं। तो इस कारण से यहाँ पे इस तरीके का परिणाम मिलेगा। गुरु का प्रभाव धार्मिक बनाएगा, भाग्यशाली बनाएगा, जबकि साथ ही साथ व्यक्ति को व्यापारी बनाने वाला काम भी गुरु ही कर रहे हैं। और लग्न पे दृष्टि के कारण आयु और यश पक्ष ये सब अच्छा बन रहा है, एक्सपीरियंस अच्छा है, कृतज्ञता बहुत अच्छी है, कैपेसिटी बहुत अच्छी है, कन्विंसिंग कैपेसिटी जिसको कहते हैं, समस्या को समझने की शक्ति अच्छी है, और दूरगामी परिणाम की चिंता व्यक्ति को लगी रहती कि भविष्य कैसा रहेगा, ये बात उसको हमेशा ही परेशान करती रहती है। ब्राह्मणों का आदर, पूर्वजों का आशीर्वाद और साथ ही साथ धर्म का पालन, ये जीवन में सदैव ही बना रहेगा। शुक्रदेव जन्म कुंडली में 19 अंश पे बैठे हैं, अपने नक्षत्र में बैठा ग्रह बलवान होता है और इस वजह से एक लग्न में बैठे हैं तो शुक्रो दश सहस्त्राणी, शुक्र यहाँ लगभग 10,000 दोषों का समन करेंगे। लगभग गुरु और मंगल के प्रभाव में आने के कारण व्यक्ति को अनुभव भी मिलता रहेगा और थोड़ी बहुत बीमारियां भी मिलती रहेंगी। 12वें भाव के स्वामी जब जन्म कुंडली के दशम स्थान में बैठेंगे तो व्यक्ति को विदेश यात्रा, विदेशों से धन या कई बार धन आए और खर्च हो जाए सुखों पे, ऐसा भी योग दिखाई दे रहा है। शुक्र के ऊपर मंगल की दृष्टि व्यक्ति के जीवन में प्रेम संबंध बना रहता है, ऐसी भी स्थितियां देखने को मिलती है। लग्न कुंडली की ये बात है। नौमांश चक्र में मिथुन राशि का लग्न बना, जहां के स्वामी चतुर्थ स्थान में शुक्र के साथ बैठे हैं जो जन्म कुंडली के पंचमेश हैं। तो नौमांश कुंडली तो वैसे भी बलवान हो रही है। क्यों बलवान हो रही है? क्योंकि लग्नेश ही जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठ गए। यहाँ पे लग्नेश ही व्यक्ति को एजुकेटिव बनाते हैं, है ना,
प्रतिष्ठापन्न बनाते हैं। उसके बाद लग्न का अधिपति चतुर्थ स्थान में पंचमेश के साथ बैठा है। यहाँ भी गुरु पंचम भाव में थे, यहाँ भी गुरु पंचम भाव में थे। यहाँ पे सूर्य जो है वो मकर राशि में थे, यहाँ मीन राशि में आकर के पराक्रम की वृद्धि कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे चंद्रमा धन भाव में बैठ करके संबंधों की लॉन्जिविटी को तय करते हैं, एक अच्छा दाम्पत्य देते हैं, सुंदर दाम्पत्य के साथ साथ एक अच्छा नेचर, दार्शनिक विचार। और ऊपर से जन्म कुंडली में मंगल जो बैठे हैं वो जन्म कुंडली के 6वें भाव के स्वामी होकर के तो नौकरी पेशा करने वाला या नौकरी विवाह के बाद और भी ज्यादा अच्छी हो जाए, इस तरीके की स्थिति भी देखने को मिलती है। अष्टम भाव में शनि लंबी आयु देते हैं और व्यक्ति के संबंधों को समझने की शक्ति देते हैं। द्वितीय भाव में चंद्रमा स्वग्रही, अष्टम भाव में शनि स्वग्रही, तो ये दोनों ही ग्रह आपस में एक दूसरे की सुरक्षा कर रहे हैं और दोनों ही बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं। यहाँ पे बुध स्वग्रही गुरु तुला राशि के जहाँ बैठे हैं, उसका स्वामी चतुर्थ में, चतुर्थ और पंचम का संबंध केंद्र त्रिकोण का योग बन गया, केंद्र के स्वामी त्रिकोण में। उसके बाद जन्म कुंडली में त्रिकोण के स्वामी केंद्र में, अष्टम के स्वामी दशम में, अष्टम के स्वामी अष्टम में ही बैठ गए, जन्म कुंडली के दशम के स्वामी पंचम में आ गए, पंचम के स्वामी दशम में थे, दशम के स्वामी जो है वो यहाँ पे लग्न में बैठे थे, जो व्यक्ति को माता और पिता से ज्यादा धन कमाने वाला और ज्यादा यशोवान बनाने वाला। यहाँ पे भी दशम स्थान का संबंध पंचम से बन रहा था, यहाँ पंचम का संबंध चतुर्थ से बन रहा था। यहाँ पे नवम भाव का संबंध जन्म कुंडली में स्वग्रही का प्रभाव है, इस वजह से यहाँ पे नवांश चक्र लग्न कुंडली से ज्यादा बलवान नजर आ रही है। नवांश चक्र को प्राण चक्र कहा जाता है, अगर वो बलवान है तो कुंडली को अतिरिक्त बल वैसे ही मिल जाता है और कुंडली वैसे भी असफल नहीं होती है। केंद्र में द्विस्वाभाविक राशियों का बनना, यहाँ भी द्विस्वाभाविक राशि का बनना, जबकि दशमांशा चक्र में स्थिर राशि का बनना कारोबार में स्थिरता और बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण करने वाली स्थिति का निर्धारण कर रहे हैं। अब मूल ध्यान मैं दशाओं पे लेके आता हूँ। फिलहाल दशा चल रही है शनि की, 2026 के अप्रैल 25 से बुध की दशा आएगी। बुध को समझते हैं तो बुध इस कुंडली में लग्न में बैठे हैं, 1000 दोषों का समन लग्न में बैठे बुध कर देते हैं। नक्षत्र से उनको बल मिल रहा था, गुरु से दृष्ट होने के कारण उनके प्रभावों में शुभ परिणामों की वृद्धि हो रही थी। मंगल से दृष्ट होने के कारण, चूंकि सप्तमेश भाग्येश से दृष्ट हो, सप्तमेश पंचमेश से दृष्ट हो, तो कभी कभी वैवाहिक जीवन में सप्तमेश पंचमेश का संबंध बनता है, तो कभी कभी वैवाहिक सुख में मतभेद बनता है। उसके ठीक पीछे केतु के बैठ जाने के कारण भी यहाँ पे थोड़े बहुत यहाँ समस्या का योग बनेगा। नौमांश चक्र में स्वग्रही, दशमांशा चक्र में स्वग्रही होने के कारण ये बुध आपके संतुलित व्यवहार और परिणामों की झड़ी लगाएंगे। इतना ही नहीं, डिग्री बल के आधार पर हमें बुध का 25% बल मिल रहा है, बहुत होता है ये भी। अन्य वर्ग चार्ट के आधार पर और होरा चक्र के आधार पर ये बुध आपकी कुंडली में दशाओं के हिसाब से, साष्ट्यांशा चक्र के आधार पर ये बुध आपकी कुंडली में विषम परिस्थितियों के निर्माण पहले बाद में सुख देने वाले, और बुध की दशा अगर बुढ़ापे में आ जाए तो बहुत अच्छी बात मानी जाती है। शनि की दशा अगर बुढ़ापे में आ जाए तो दशा कष्ट में जाती है, लेकिन बुध की दशा अगर अंतिम अवस्था साबित होती हो, उम्र की अंतिम अवस्था हो, तो आप ये बात कह सकते हैं कि दशा अच्छी बीतेगी, बुढ़ापा अच्छा बीतेगा। दशम स्थान में चंद्र मंगल योग बहुत ज्यादा उत्तम परिणाम देने वाला होगा। शुक्र लग्न में, चंद्रमा केंद्र में, बुध लग्न में, मंगल केंद्र में, गुरु की दृष्टि लग्न पे, ये सारी बातें कुंडली को बहुत ही मजबूती दे रही हैं। दशमांशा चक्र में लग्न के अधिपति का चतुर्थ भाव में बैठ करके गुरु से दृष्ट होना, एकादशवें भाव में सूर्य और चंद्रमा का बैठना कारोबार को मजबूती बना रहे हैं। यहाँ बुध मंगल और शुक्र के साथ बैठे हैं, जहां 2 शुभग्रह, जिसमें से एक शुभग्रह स्वग्रही और कुंभ लग्न की कुंडली में दशम स्थान का स्वामी पंचम में, मंगल जन्म कुंडली के दशम स्थान के स्वामी होकर के पंचम में बैठे थे, गुरु दशम स्थान के स्वामी होकर पंचम में बैठे थे, और मंगल पंचम स्थान के स्वामी होकर के दशम में बैठे थे। ये यश और प्रतिष्ठा, बहुत सारा राजयोग यहाँ से स्वतः बन जाएगा। पंचमेश दशमेश का संबंध हर जगह जन्म कुंडली में बन रहा है। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति अपने कारोबार को आगे बढ़ाने वाला और कारोबार को प्रोग्रेस देने वाला होता है। व्यापारिक विचारों वाला, नौकरी पेशा करने वाला भी इस कुंडली में सामान्यतः व्यापार के योग ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मैं एक बात कह दूं कि जो स्थिति शुक्र की दृष्टि लग्न पे या शुक्र लग्न में गुरु से दृष्ट जो चतुर्थ भाव के स्वामी है, तो ये जो स्थिति बनती है वो व्यापार से ज्यादा नौकरी का योग बनाती है। और जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में सूर्य जो बैठे हैं और जन्म कुंडली के सप्तम स्थान के स्वामी लग्न में बैठ करके सप्तम भाव पे गुरु की दृष्टि या सप्तमेश पर गुरु की दृष्टि, ये इस बात का निर्धारण करती है कि व्यक्ति व्यापार करेगा। दोनों ही बातें दिखाई, पर इस कुंडली में ऐसी स्थिति बन रही है। अंक के आधार पर अगर बात करूं तो 3 अंक इस कुंडली में अच्छा रहेगा। बुध की दशा बहुत अच्छी जाएगी, इसमें बचकानी हरकतें बस नहीं करनी है। आप अगर रिटायरमेंट ले लिया है तो फिर भी आप चाहें तो निश्चित रूप से अपना स्वतंत्र कारोबार भी कर सकते हैं। चंद्रमा
बुध की महादशा में मैंने 3 अंक कहा था। चंद्रमा हस्त नक्षत्र में बैठे हैं तो हस्त नक्षत्र में दान करना सर्वोत्तम रहेगा। अंक 3, राशियां मेष और सिंह, शत्रुता ना करें कन्या, कुंभ और मिथुन वालों से। धन कमाने की स्थिति आपकी कुंडली में निश्चित रूप से बनी है। धन की चिंता सूर्य दे रहे थे और धन कमाने के लिए पराक्रम शनि करा रहे थे। भाग्यशाली आपको गुरु बना रहे थे। चंद्रमा और मंगल आपको सैद्धांतिक बना रहे थे। लग्न में शुक्र और बुध कभी कभी आलस्य का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर हावी रहता है। गुरु और शनि दोनों का प्रभाव जन्म कुंडली के भाग्य भाव पे है। इस वजह से व्यक्ति का भाग्य उसके साथ न्याय करेगा, अर्थात व्यक्ति की कुंडली कार्मिक हो जाती है। भाग्यशाली भी है पर कार्मिक भी है, क्योंकि जब जन्म कुंडली के नवम भाव पे शनि की दृष्टि पड़ेगी, स्वग्रही शनि बैठेंगे, तो व्यक्ति को क्रिएटिविटी करने वाला, वो कभी भी ऐसे उदास, निराश, हताश बैठने वाला नहीं होता, किसी के ऊपर आश्रित होने वाला नहीं होता है, सैद्धांतिक लक्षणों से युक्त होता है, चरित्रवान होता है, अनुभवी होता है, सारगर्भित बातें करने वाला होता है, राजनीति में हल्की रुचि लेने वाला होता है, दूसरों को भी ज्ञान देने वाला होता है, कभी भी उसका नैतिकीय पतन नहीं होता है, उसका अनुभव बहुत सारे लोगों को शिक्षा देने में काम आता है। ये बात है। मैं विशेषतया बुध की ही दशा पे फोकस करूंगा। तो बुध की दशा में हमें स्वास्थ्य को लेकर के कोई ऐसी परेशानी नहीं होगी। उस बुध पे शनि और किसी खराब ग्रह की दृष्टि नहीं है, शनि की दृष्टि है, तो बुध की दशा में व्यक्ति को कोई सी छोटे सामान्य बीमारी होगी, कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। इस कुंडली में बुध की महादशा में शुक्र जो होंगे वो चोट चपेट की घटनाएं दे सकते हैं, तो हमें वहां से सावधान होना होगा। बाकी बुध की दशा में दिनचर्या अच्छी रहेगी, आप जो चाहेंगे वो होगा, भक्ति बढ़ेगी, भगवान में प्रीति बढ़ेगी, ग्रंथों का अध्ययन बढ़ेगा, कुछ लेखन में भी व्यक्ति की रुचि हो जाएगी। इसके साथ साथ इस बुध की दशा में नियमित दिनचर्या का पालन व्यक्ति कर पाएगा और घर परिवार को समय भी दे पाएगा। माता और पिता को लेकर के बुध की दशा में वैसे कोई बेहतर परिणाम दिखाई नहीं दे रहे हैं, पर सामान्यतः संतान के पक्ष को लेकर के बुध का प्रभाव बहुत ही ज्यादा बेहतरीन निर्णय देने वाला बन रहा है। इस बुध की दशा में व्यक्ति अपने जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए समाज की प्रतिष्ठा बनाए और कायम रखते हुए सुखों की प्राप्ति करेगा। इतनी सारी बातें नजर आती हैं। सूर्य को बलवान बनाना है, नियमित दिनचर्या का पालन करें, सूर्य को अर्घ दें, और मैंने पूर्व में जो उपाय बताया था। चंद्रमा को बलवान बनाने के लिए अगर बात बन पड़े तो आप पूर्णिमा का व्रत कर सकते हैं। मंगल, बजरंगबली के 12 नामों का उच्चारण, बुद्धदेव और गुरुदेव, अगर हो सके तो जन्म कुंडली में अपने कुल पुरोहित की पूजा करें, उनको घर पे बुलाएं और गाय की सेवा करें, गाय गोद लें। शुक्रदेव जन्म कुंडली में जिस स्थिति में बैठे उसके आधार पर अगर बात बन पड़े तो पत्नी को सुख दें, और अगर मतभेद है तो उसे शांत करने की कोशिश करें, या फिर उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि कई बार स्वास्थ्य कमजोर भी नजर आ रहा है। शनिदेव जन्म कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके कारण व्यक्ति को, अब वैसे तो कोई खराब दशा शनि की मिलेगी नहीं, तो यहाँ पे कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन अगर मैं बुध की ही बात करता हूँ कि बुध की महादशा में अंतर प्रत्यंतर की बात करें, तो बुध की महादशा में मंगल, चंद्रमा, गुरु और शनि ये अच्छे जाएंगे। उसी बुध की महादशा में सूर्य लगभग थोड़े बहुत व्यय के साथ परिणाम देंगे। बुध दशा काल में कारोबार को आगे बढ़ाने वाले ग्रह बनेंगे। वो बुध अपनी दशा काल में जो अभी चलेंगे 2026 के अप्रैल से यशमान पद प्रतिष्ठा भी देने वाले ग्रह बनेंगे, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। बुध की दशा में बुद्धिमत्ता बढ़ेगी, तर्क बल बढ़ेगा, अनुभवों की वृद्धि भी होगी। उस बुध के ऊपर मंगल और गुरु की दृष्टि के कारण व्यक्ति की क्रिएटिविटी बढ़ेगी कई गुना, ये बात पक्की है। इतनी सारी बातें। अब हमें हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, वाणी कंट्रोल रखना है, पैतृक संपत्ति की सुरक्षा करनी है और कुटुंबजन से मतभेद नहीं करना है। कड़वा बोल करके उनसे शत्रुता नहीं बनानी है। पराक्रमी आप निश्चित रूप से 100% ज्यादा हैं, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। आप जीवन भर पराक्रम करते आए हैं और पराक्रम पे ही आपने विश्वास भी ज्यादा किया है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो मानसिक शांति के लिए घर की सफाई खुद से करें, थोड़ा बहुत भागना दौड़ना भी हो सकता है, गाय को हरा चारा खिलाएं। इसके साथ साथ अगर बात बन पड़ता है तो संतान से कभी कभी छोटे मोटे मतभेद नजर आ रहे हैं, क्योंकि पंचम भाव पे शनि और मंगल का प्रभाव है ना। हालांकि पंचमेश पंचम को देख रहा है, पंचम का कारक पंचम में अकेले बैठा है, तो कई बार संतति में सामान्यतया 50 ना वाली बात बन रही है। नौकरी और व्यापार में नौकरी ज्यादा अच्छी, व्यापार दूसरे नंबर पे। स्वतंत्र व्यापार कर सकते हैं, प्राइवेट नौकरी के योगों में कई बार कमजोरी दिखाई दे रही है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो कंसंट्रेशन, अच्छी आयु, सुखद मृत्यु, ये सब अच्छे बने हुए हैं। व्यक्ति की कुंडली में मोक्ष योग भी लगभग लगा हुआ है, पर वैसे संपूर्णतया नहीं है। 12वें भाव में केतु मोक्ष योग लगा रहे हैं, ये अच्छी बात है।
धर्म और शास्त्र की रुचि व्यक्ति को बनाकर रखनी चाहिए। ब्राह्मणों का आदर करें, गाय की सेवा करें, मंदिर का दर्शन करें और चना दान करें, बंदरों को चना खिलाएं। उसके बाद अगर बात बन पड़ती है तो सामाजिक प्रतिष्ठा इस कुंडली में कभी भी नुकसानदायक नहीं है और ये कुंडली अपने ऋण से मुक्त हो जाएगी। कुंडली ऋण में नहीं मरेगी, जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगी क्योंकि लाभ भाव और 12वां भाव सुरक्षित हो रहा है। दिन आपकी कुंडली के हिसाब से गुरुवार और मंगलवार का बहुत अच्छा है। लाल चंदन की माला आपको धारण करनी चाहिए। सूर्य को अर्घ नियमित रूप से दीजिए और गुड़ का सेवन करें, ये बात भी बनती है। शहद और गुड़ का सेवन कर सकते हैं। पुखराज आप जीवन पर्यंत धारण कर सकते हैं। इस कुंडली में तो पत्नी के नाम पे या पत्नी के आने के बाद या पत्नी के बल पे नौकरी के बाद व्यापार करने का भी योग मजबूत बनेगा। ये भी बात नौमांस चक्र के आधार पर दिखाई दे रही है। क्लियर है? कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।